नमस्कार। सो आज कुछ एमसीक्यूज ऑन डिफिकल्ट कस्टमर। तो जब आप रिकवरी करने जाते हैं, रिकवरी एजेंट्स के लिए उनका पेपर पास करने के लिए डिफिकल्ट डेटर्स क्या होता है, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं कि मुश्किल देनदार को क्या परिभाषित करता है। एक देनदार जो भुगतान करने में असमर्थ है, एक देनदार जिसके पास भुगतान करने के साधन हैं पर वह ऐसा करने से इनकार करता है, एक देनदार जो हमेशा सहयोगी होता है, और एक देनदार जो समय पर भुगतान करता है। तो इन चार ऑप्शन में से मुश्किल देनदार कौन है, डिफिकल्ट कस्टमर कौन है? सो डिफिकल्ट कस्टमर, मुश्किल देनदार, एक ऐसा देनदार है जिसके पास भुगतान करने के साधन तो हैं परंतु वह देना नहीं चाहता, इनकार करता है। तो ऑप्शन बी। सो एक मुश्किल देनदार की पहचान उनकी भुगतान करने की क्षमता, लेकिन ऐसा करने की अनिच्छा से होती है, जिसे अक्सर जानबूझकर चूक करता भी कहा जाता है, विलफुल डिफॉल्टर भी कहा जाता है। विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक मास्टर गाइडलाइंस भी दी है, वह भी सहायक हो सकती है पढ़ने में और नॉलेज गेन करने में। मुश्किल देनदार आमतौर पर वसूली एजेंटों के साथ कैसे संवाद करते हैं? ऑप्शन वे तुरंत जवाब दे देते हैं क्या, वे संचार से बचते हैं, विस्तृत स्पष्टीकरण देते हैं, नियमित रूप से मिलने के लिए सहमत होते हैं? सो मुश्किल देनदार की एक क्वालिटी है, विशेषता है, वे संचार से बचते हैं। सो आंसर बी। मुश्किल देनदार अक्सर संचार से बचते हैं, वसूली एजेंटों को जवाब देने से बचने के लिए विभिन्न तरह के बहाने भी बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मुश्किल देनदार से निपटने के दौरान वसूली एजेंट को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तुरंत मुकदमा दायर कर दें, देनदार से संपर्क करने के लिए किए गए हर प्रयास का दस्तावेजीकरण करें, सभी संचार बंद कर दें, या समझौता पेश करें? सो मुकदमा दायर करना बहुत बाद का काम होता है, संचार बंद करना कोई समझदारी नहीं होती है, कंप्रोमाइज प्रपोजल पेश करना भी कुछ मायने नहीं रखता। सो देनदार से संपर्क करने के लिए किए गए हर प्रयास का दस्तावेजीकरण करें, डॉक्यूमेंटेशन करें और अपने हायर अप्स को रिपोर्ट करें, बताएं कि इस कस्टमर का ऐसा व्यवहार है। सो देनदार से संपर्क करने के सभी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करें, प्रयासों का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। देनदार की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी विधि सिफारिश की जाती है? बिना सहमति के वीडियो रिकॉर्डिंग, देनदार की जानकारी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, केवल नोट्स लेना, या स्मृति पर निर्भर रहना? सो रिकॉर्डिंग यदि आप करें तो वह देनदार की जानकारी में होनी चाहिए, उसे पता लगना चाहिए, देखो भाई हम आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे हायर अप्स को चाहिए, बड़े अफसरों को चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे उनको शेयर करनी है। सो देनदार की जानकारी के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रतिक्रियाएं सहयोग करने की उनकी अनिच्छा को साक्ष्य के संरक्षित करने में मदद करती है। मुश्किल देनदारों को भेजे जाने वाले संचार में क्या शामिल होना चाहिए? क्या कानूनी कार्रवाई की धमकी, बकाया राशि या संपर्क प्रयासों का पूर्ण विवरण, व्यक्तिगत हमले यदि कस्टमर ने आप पर किए हैं, ऋण के बारे में अस्पष्ट बयान, या अनस्ट्रक्चर्ड या वेग इंफॉर्मेशन?
सो आंसर, धमकी नहीं चलेगी, व्यक्तिगत हमले के बारे में कोई ऐसी बात हुई नहीं है, तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर बी है। बकाया राशि और संपर्क प्रयासों का पूरा विवरण आप उसको मेल में या रजिस्टर्ड पोस्ट में या पोस्ट में लिखें, उसको बताएं कि भैया हमने ये प्रयास आपके साथ किए हैं, परंतु आप पैसा देने को अभी भी बकाया है। सो बकाया राशि, देनदारों से संपर्क करने के लिए गए प्रयासों का विवरण देने वाला स्पष्ट, क्लियर संचार पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। सो आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कस्टमर ने क्या किया, क्या नहीं किया, वह सब डॉक्यूमेंटेशन में आना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हिंदी में भी कन्वर्ट किए गए हैं। नमस्कार।